हेलो दोस्तों, आज हम जिस एनिमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी स्टोरी लाइन एक्शन सीन तो पूछो ही मत। ये एक पर्सन की कहानी है जो गलती से इमोर्टल रियल्म में पहुंच चुका है और वहीं से उसका सफर शुरू होता है गॉड बनने का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक बुढ़ा इंसान दिखाया जाता है जो एक सवाल करते हैं, इस दुनिया से पूछो ऐसा कौन है जिसे मौत नहीं आएगी। ये बोलते हुए वो बुढ़ा इंसान अंडरवर्ल्ड एंशिएंट टेम्पल्स में आग जलाकर रोशनी कर देता है और हमें काफी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां वहाँ पर दिखाई देती है जिन्हें वो बुढ़ा ताड़ रहा था। उसके साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी जो इन तस्वीरों को देखकर उस बुढ़े से सवाल करती है, ये सब है कौन? तो वो बुढ़ा उस बच्ची से बोलता है, ये क्यूसुके लेजेंड और पूर्वज हैं जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में जा चुके हैं और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो वो छोटी सी बच्ची उस ओल्ड मैन से पूछती है, वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स? गुरुजी, क्या आप वहाँ गए हो? जिस पर वो ओल्ड मैन सैड होकर उस बच्ची को बताता है, मैंने 100 साल कल्टीवेशन की पर क्यूसुके स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए स्वर्ग के दरवाजे खुल ना सके। फिर वो उठते हुए उस बच्ची से बोलता है, अगर तेरी किस्मत अच्छी हो तो मेरी तरफ से उस अमर दुनिया को जरूर देखना। फिर हमें 10 साल बाद जिउजुओ के होंगचन पहाड़ के नीचे बसा हुआ एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही खुशी का माहौल था। वो बच्ची भी बड़ी हो गई है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो बताती है, 10 साल की कड़ी मेहनत, 10 साल का इंतजार, मेरा मन अब तैयार है, आज आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। फिर हमें जिउजुओ सिटी में लोगों को जिउजुओ सिटी का 52वां साल के 9वीं महीने की 9वीं तारीख को मनाते हुए दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी सबको कहता है, सच्चाई की वापसी, नई शुरुआत। आज गॉडेस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के लिए रवाना होंगी, इसलिए आम लोगों को भी रेड डस्ट पीक पर आने की परमिशन मिल गई थी ताकि वो भी अपने सामने इस दर्शन को देख पाए। हर तरफ खुशी का माहौल था। हमें कुछ लड़कियों को भी स्टेज पर डांस करते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है, हमारे क्यूसु में कई 100 सालों से कोई भी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में नहीं जा पाया, क्या ये गॉडेस कामयाब हो पाएगी? जिस पर उसका दोस्त उस आदमी से कहता है, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, गॉडेस ने 20 साल की उम्र में सबको धूल चटा दी थी, फिर स्नो वैली में मेडिटेट करके गॉड्स लीड हासिल किया, वो पक्का कामयाब होगी। फिर हमें एक रॉयल नाइट को दिखाया जाता है जो एक सोल्जर से पूछता है, क्या रिपोर्ट है? जिस पर वो सोल्जर रॉयल नाइट को बताता है, सब सेट है बॉस। जैसे ही वो मुजरिम देखेगा ऐसा घेरेंगे कि उसके बचने का कोई चांस ही न बचे। तो बिना किसी के इंतजार के हाजिर है हमारा साओ चैन, जिसको हम मोफान कहेंगे, जो कि छुपते छुपाते लोगों के बीच में कहीं जा रहा था। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रॉयल नाइट्स किसी और को नहीं, हमारे मोफान को ही ढूंढ रही हैं। अब ढूंढ क्यों रही हैं वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो वो रॉयल नाइट्स मोफान को नोटिस कर लेते हैं। मोफान को भी पता चल जाता है कि रॉयल नाइट्स ने उसको नोटिस कर लिया है, इसलिए वो तेजी से चलने लगता है। लेकिन कुछ सोल्जर्स मोफान के पीछे पड़ गए थे। रॉयल नाइट्स सभी सोल्जर से कहते हैं, प्रिंसेस का ऑर्डर है, आज गॉडेस की फाइट है तो शो के बीच में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, काम सफाई से करना। मोफान एक बगी के पीछे छुपता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सोल्जर्स तो बस एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। उन सोल्जर्स को चकमा देकर मोफान एक सुनसान जगह पहुँच जाता है जहाँ वो अपने सिक्स्थ सेंस का यूज करके नोटिस करता है छत के पीछे 3 लोग हैं। सांस भारी है, बॉडी हार्ड है, लगता है तलवारबाजी करते हैं। दाएं बाएं 4 लोग, सांस धीमी है, ये पक्का हिडन वेपन वाले होंगे। सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए वो सोचता है, सिर्फ 7 लोग हैं, इन्हें तो मैं ऐसे ही पेल दूंगा। फिर वो एक तंग गली में पहुंचकर सभी वॉरियर से बोलता है, जगह तो काफी सुनसान है, अब अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं यहाँ से चलकर भाग जाऊंगा। जिस पर वो सभी वॉरियर्स मोफान पर अपनी ब्लेड से अटैक करते हैं, जिन ब्लेड्स को मोफान कूद कर डॉज कर लेता है और एक बैम्बो को पकड़ लेता है। तभी एक रॉयल नाइट अपने कुछ वॉरियर्स के साथ मोफान के सामने आते हुए मोफान से कहता है, मुजरिम मोफान, येलो रिवर के जुलोंग गांव में रहने वाला रॉयल मेट का खूनी, आज प्रिंसेस के ऑर्डर पर तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलना ही था कि कुछ वॉरियर्स मोफान की तरफ बढ़ते हैं। मोफान बिल्कुल शांत खड़ा था तो मोफान अपने बैम्बो की हेल्प से उन तीनों वॉरियर्स से क्लोज कॉम्बैट फाइट करता है और उनको हराकर बाकी सब की तरफ बढ़ने लगता है और वो उन 3 वॉरियर्स को सिर्फ एक ही पावरफुल अटैक में हरा देता है। मोफान एक स्वॉर्ड को पकड़ते हुए रॉयल नाइट से कहता है, कितनी बार बोलूं, उस मेट को मारने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस पर रॉयल नाइट अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए मोफान से बोलता है, तूने किया है या नहीं किया, आज तू मरेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और दोनों में स्वॉर्ड फाइट शुरू
हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, लेकिन जीतता वही है जिसकी है सल्फर में तलवार। मोफन घूमते हुए पीछे से रॉयल नाइट के गले पर स्वॉर्ड रख देता है, जिस पर रॉयल नाइट मोफन से कहता है, ओए लड़के, अगर तूने हमें छुआ भी तो प्रिंसेस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मोफन बोलता है, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ? ये बोलते हुए मोफन रॉयल नाइट का गला काट देता है। लाशों का ढेर लगाकर मोफन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक से पीछे से कोई अटैक करता है। मोफन कूद कर उन्हें डॉज करता है, लेकिन तभी आसमान से 4 पापा की परियां यानी प्रिंसेस की गार्ड नीचे उतर आती हैं और उसे घेर लेती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, पापी मोफन, अपनी खैर मना, प्रिंसेस तशरीफ ला रही हैं। चारों तरफ से घेर कर वो लड़कियां मोफन पर चिल्लाती हैं, जल्दी घुटने टेक और सरेंडर कर, और एक साथ उनके रेशम के रिबन्स मोफन की तरफ बढ़ते हैं। मोफन अपनी जान बचाने के लिए उछल कूद करता है, लेकिन आखिर कब तक वो रिबन्स उससे जकड़ लेते हैं और मोफन सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। तभी छत पर एंट्री होती है लिंगर की। वो नीचे देखते हुए अकड़ कर पूछती है, तो तुम ही हो वो मोफन? मोफन अभी भी कूल बनने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, देखो, मैं यहाँ सिर्फ गॉडेस को देखने आया हूँ, लड़ाई करने का मेरा कोई मूड नहीं है, और तुम्हारी उस मेड ने मुझसे पंगा लिया था, वो तो बस गलती से टपक गई, वो खुद फिसल कर गिर गई, इसमें मैं क्या करूँ? लेकिन दोस्तों, ये सुनते ही मेड्स का गुस्सा डबल हो गया और वो मोफन को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देती है। मोफन समझ जाता है कि बातों से काम नहीं चलेगा। वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है, पर इन मेड्स का फॉर्मेशन तो बड़ा चिपको है यार, एक जगह रुका तो गया काम से। मोफन जमीन पर एक पावरफुल पंच मारता है और उसके इम्पैक्ट से कई सारे मेड्स हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर लिंगर हैरान रह जाती है और कहती है, तू एक मार्शल आर्टिस्ट है। मोफन लिंगर पर हमला करता है, लेकिन लिंगर सिर्फ एक ही हाथ से उसे साइड करके नीचे आ जाती है। मोफन अपनी स्पिरिचुअल रिंग निकालता है, पर लिंगर इतनी फास्ट है कि वो हर अटैक को डॉज करके मोफन को काउंटर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। लिंगर अपनी तलवार से हमला करती है, तो मोफन अपनी स्पेशल पावर हेवन बेस्टवर्ड ची रिफाइनिंग मैप का यूज करके एक स्पिरिचुअल सील्ड बनाता है, लेकिन लिंगर की पावर के सामने वो सील्ड कंचे की तरह टूट जाती है। अब शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल, यानी टॉम एंड जेरी। मोफन अपनी जान बचाकर भागता है, लिंगर उसके पीछा नहीं छोड़ती। लिंगर अपनी रेनबो सॉर्ड आर्ट का यूज करती है, जिसे देखकर लगता है कि एक नहीं 7 तलवारें मोफन की तरफ बढ़ रही हैं। मोफन उन सभी शॉट्स को कूद कर डॉज करते हुए लिंगर से क्लोज कॉम्बैट फाइट करते हुए एक घर की छत पर पहुंचकर अपनी एनर्जी को चार्ज करते हुए लिंगर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन लिंगर की सॉर्ड मक्खन के जैसे मोफन की स्पिरिचुअल रिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए मोफन की बॉडी में घुसने वाली थी, लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। वक्त जैसे थम गया हो, कोई परिंदा कोई इंसान मूव कर ही नहीं पा रहा, और ये करामत करने वाली कोई और नहीं, हमारी प्यारी दुलारी लेडी लैनलुओ है। अरे वही द गॉडेस ऑफ द 9 प्रोविंसेस। वो बड़े सुकून से मोफन और लिंगर की तरफ बढ़ती है और कुछ गहरी बातें करती है। दुनिया का प्यार सबसे बड़ी जंजीर है, लेकिन गहरी से गहरी मोहब्बत भी वक्त की मार नहीं झेल सकती। आखिर में सब राख हो जाता है। अगर इन रिश्तों का जाल नहीं तोड़ा तो इस दुनिया से आजाद कैसे होंगे? वो बड़े आराम से लिंगर की तलवार को मोफन की गर्दन से हटाकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है, वक्त फिर से नॉर्मली चलने लगता है और लिंगर का वार खाली ही चल जाता है और मोफन को भागने का एक और मौका मिल जाता है। लिंगर हैरान रह जाती है, मेरा अटैक मिस कैसे हो गया? अब हमें दिखाया जाता है ज़्यूज़ो की मोर्टल वर्ल्ड पीक, जहाँ एक हैंगिंग टेम्पल है। वहाँ 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स का सीन क्या है? तो सीनियर बताता है, कहते हैं जब कोई क्यूसू के फाइटर्स प्रो लेवल तक पहुँच जाते हैं तो वो उड़कर उस नई दुनिया में चले जाते हैं जहाँ लोग कभी नहीं मरते। तभी वहाँ लेडी लैनलुओ पहुँच जाती है। वो अपनी पावर से एक नई स्पिरिचुअल ट्री बनाती है, जो देखते ही देखते जिंदा हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, वक्त आ गया है। अचानक आसमान में एक जायंट गोल्डन फॉर्मेशन बन जाती है। गॉडेस लैनलुओ अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी स्वॉर्ड से एक भयानक लेजर अटैक करती है और उस फॉर्मेशन को मिट्टी में मिला देती है। फॉर्मेशन के टूटते ही आसमान में खुलता है हेवनली गेट ऑफ 9 प्रोविंसेस, यानी इमोर्टल्स की दुनिया का दरवाजा। इस गेट के सामने 2 विशाल वॉरियर्स खड़े हैं, अरे यानी पहरेदार। जैसे ही लेडी लैनलुओ अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, गेट तक एक बहुत ही लंबी सीढ़ी बन जाती है। तभी एक पुरानी रहस्यमय आवाज गूंजती है, हर कदम एक नई मुसीबत, रास्ता खत्म रिश्ते खत्म, तलवार से ही खोलूंगा स्वर्ग के दरवाजे। दूसरी तरफ मोफन अभी भी लिंगर से जान बचाकर भाग रहा है। लिंगर गुस्से में चिल्लाती है, गवार कहीं के, अगर आज तू नहीं मरा तो हमारी रॉयल फैमिली की नाक कट जाएगी। लिंगर की जीत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि ऊपर आसमान में गॉडेस आधा रास्ता तय कर चुकी है। वो एंशिएंट वॉइस अभी भी लैनलुओ को परख रही है। अमर होने के लिए सब कुछ भुला दो। लेडी लैनलुओ खुद से कहती है, पुरानी बातें भुला दी
जाती हैं। पर क्या तब भी मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ? वो पीछे मुड़कर देखती हैं और यही उनकी गलती थी। वो आवाज चिल्लाती है, इरादा पक्का है पर यादें अभी भी बाकी हैं। जरा सी गलती और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और वो जायंट वॉरियर्स हमला करके सारा रास्ता तोड़ देते हैं और गॉडेस तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। मोफान ये देखकर हैरान है, आसमान से आग बरस रही है। क्या गॉडेस फेल हो गई? नीचे गिरते हुए लेडी लैनलो को आवाज फिर से आती है और वो ताना मारती है, तुम्हारा प्यार बर्फ की तरह जम गया है, तुमने दुनिया की मोह माया नहीं छोड़ी। लेकिन लेडी लैनलो अपनी आंखें बंद करती हैं और उन्हें अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। वो सोचती है, दुनिया के रिश्ते में कब का तोड़ चुकी हूँ, क्या ये काफी नहीं था? उसी वक्त नीचे लिंगर ने मोफान को घेर लिया है। वो एक खतरनाक वर्मिलियन बर्ड अटैक करती है और मोफान सीधा एक खाई में गिर जाता है। लेकिन किस्मत तो देखिए, लिंगर खुद भी अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिरने लगती है। तभी आसमान एक बार फिर से रोशनी से भर जाती है। लेडी लैनलो एक विशाल परिंदे पर सवार होकर गेट की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आवाज गूंजती है, अमर होने का मतलब प्यार को खत्म करना नहीं, बल्कि प्यार में ना फंसना, दिल को कैद नहीं होने देना है। वो आवाज फिर से टोकती है, जब तक यादें नहीं मिटती तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन लेडी लैनलो गरज कर कहती है, आसमान बुढ़ा नहीं होता और प्यार कभी नहीं मरता। वो अपनी शॉट से एक जबरदस्त स्लैश अटैक मारती है और दोनों जायंट वॉरियर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जैसे लेडी लैनलो गेट के अंदर कदम रखती है, एक भयानक खिंचाव पैदा होता है। नीचे गिरते हुए मोफान और लिंगर भी उस एनर्जी में खींचे चले जाते हैं। मोफान की आंखें सामने उसकी लवर के साथ बिताए हुए हसीन पलों में घूमने लगते हैं। वो यादें जो दिल के सबसे करीब हैं। जब अगली बार मोफान की आंखें खुलती है तो वो एक खूबसूरत बीच में पड़ा हुआ होता है। यह है ड्रैगन आइलैंड ऑफ द लॉन्गिविटी रियल्म। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि देखकर यकीन नहीं होता। वह एक फूल के अंदर से एक छोटा सा हेवनली हॉर्स यानी पेगासस निकलती है। जैसे ही वो इवॉल्व होता है, उसके नन्हे पंख निकलते हैं और उड़ते हुए मोफान के पास आ जाती है। मोफान अभी भी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था, पिताजी, माँ, रुओसुई। दोस्तों, रुओसुई मोफान की लवर है जिसने उसे वो रेड ब्रेसलेट दिया था जो मोफान हर पल अपने पास ही रखता है। लेकिन अब इस अनजान द्वीप में मोफान के साथ क्या होगा? मोफान की आंखें खुलते ही वो सबसे पहले उस रेड ब्रेसलेट को उठाता है जो उसकी लवर रुओसुई की निशानी है। वो खड़े होकर जब चारों ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये कौन सी जगह है? मोफान उस अनजान जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात से दिन हो जाता है और वो पहुंचता है कोस्टल क्लिफ ऑफ इवल ड्रैगन बीच पर। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम बीच नहीं। अचानक नदी के पानी में हलचल होती है और उसमें से निकलता है 8 आर्म्ड इवल ड्रैगन। वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि उसकी साउंड वेव से मोफान के सिर में तेज दर्द होने लगता है। दर्द से कराते हुए मोफान अपना बैलेंस खो देता है और सीधा नीचे क्लिफ से गिर जाता है। नीचे उठते ही वो हाँफते हुए कहता है, अभी जो देखा मैंने, क्या वो सच में ड्रैगन था? कहीं मैं सच में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में तो नहीं आ गया? मोफान जहाँ गिरा था वहाँ पास ही में उसे ड्रैगन के 3 एग्स दिखाई देते हैं। मोफान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो ड्रैगन एग्स हैं। अगले ही देर मोफान उनमें से एक उठाकर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है, ड्रैगन सबसे खतरनाक जानवर होता है, ये अंडा पक्का कोई मामूली चीज नहीं होगी। सोचा नहीं था कि क्यूसू के लेजेंड्स सच होंगे। यहाँ सच में ड्रैगन्स रहते हैं। चलते चलते मोफान की नजर एक झाड़ी पर पड़ती है जहाँ एक कपड़ा फंसा हुआ है। ये लिंगर के चेहरे का नकाब है। मोफान उसे उठाता है और आसपास देखते हुए कहता है, तो ये लड़की भी यहाँ पहुँच गई। लेकिन मोफान अकेला नहीं है। एक पेड़ के पीछे से 2 सातिर लोग उसे देख रहे हैं और ये लोग हैं इमोर्टल सेक्ट के 2 डिसाइपल्स। लिu यी जो मोर्टल थ्रेडिंग स्टेज के पहले लेवल पर है, दूसरा है वांग जीफेंग, ये भी मोर्टल थ्रेडिंग के पहले लेवल का ही फाइटर है। लिu यी लालच से कहती है, 8 आर्म्ड इविल ड्रैगन का अंडा, इस बंदे की किस्मत तो चमक गई। वांग जीफेंग उसके कपड़े देखकर मजाक उड़ाता है और कहता है, इसके हुलिये से ये किसी बड़े खानदान का लगता भी नहीं। पहले पता करते हैं कि ये नमूना है कौन। दूसरी तरफ अचानक मौसम बदल जाता है। तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। मोफान एक गुफा के पास रुकता है और कहता है, यार यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है, एक पल में ही बदल जाता है। वो जैसे ही उस केव के अंदर जाता है वो हैरान रह जाता है। ये कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि एक एंशिएंट टेम्पल की तरह लग रही है। मोफान सुकून से सांस लेता है और कहता है, जगह मस्त छुपी हुई है, यहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मोफान सुकून से बैठा ही था कि अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिना वक्त गवाए मोफान तेजी से एक भारी पिलर के पीछे छुप जाता है और उस कीमती ड्रैगन एग को ढेर सारे पत्थरों के पीछे छुपा देता है। वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि वहाँ 2 अनजान लोग दाखिल
दाखिल होते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही दो सातिर अनडेड सेक्ट के डिसाइपल हैं, लिu यी और ज़ीफेंग। वो दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि मोफन वहाँ है। लिu यी नाटक करते हुए चिल्लाती है, भाई जल्दी आओ, यहाँ हम बारिश से बच सकते हैं। तभी मोफन उनके सामने आ जाता है। ज़ीफेंग हैरान होने का नाटक करते हुए बोलता है, ओह यहाँ तो पहले से ही कोई मौजूद है। ज़ीफेंग बड़ा शरीफ बनने की दिखावा करता है और मोफन से कहता है, मैं अनडेड सेक्ट का वैंग ज़ीफेंग हूँ, हम तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं, बुरा मत मानना भाई। तभी लिu यी एक हॉट पोज देते हुए मोफन को अपने बारे में बताती है, मैं अनडेड सेक्ट की लिu यी, अगर हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहती हूँ। मोफन भी उन्हें इज्जत के बदले इज्जत देते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड से हूँ। इस नाचीज को सब लोग प्यार से मोफन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में सिर्फ बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं या इनकी नियत में घोट है? सॉरी, घोट का मतलब ड्रैगन एग है। इस मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। क्या मोफन इस चालबाजी दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? क्या लिu यी और ज़ीफेंग उसका दोस्त बनेंगे या सबसे बड़ा दुश्मन? और क्या वो ड्रैगन एग मोफन को कितना पावरफुल बना पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।